पूरा पॉलिटिकल यहाँ का टेबल था उसको टर्न अराउंड करके एक इस तरीके से पेश कर दिया कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोटे पंचायत लेवल के इलेक्शन में उतरना पड़ता। आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनसी, पीडीपी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ या तो ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली कैंडिडेट खड़े करते हुए, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं वो खड़े करते हुए नजर आती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दोनों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो किसी भी एतबार से पीएजीडी का जो क्लेम था उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता। इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 50% कैंडिडेट्स इस बार इंडिपेंडेंट जो है वो जीत के डीडीसी इलेक्शंस में सामने आएंगे। इसके अलावा बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी वेव का भी काफी ज्यादा शिकार है। राजौरी के कुछ बड़े वादे, रेलवे लाइन का वादा हो, 4 लेन हाईवे का वादा हो, वो पूरे नहीं हो पाए। आदाब। राजौरी की सियासत में डीडीसी के चुनाव में क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने की संभावना है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजौरी से कम उम्री में यानी छोटी उम्र में सहाफ़त की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मकाम और अपनी एक अलग शख्सियत बनाने में जो शख्स कामयाब हुआ है वो बच्चा मेरे साथ है, सुमित भार्गव। सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। सबसे पहले तो एक मुबारकबाद ये कि आउट स्टेशन में जो जितने रिपोर्टर्स काम करते हैं पूरे जम्मू संभाग में, बहुत कम रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पढ़ने का मौका मिलता है या पढ़ने के बाद ये लगता है कि बड़ी वेल रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है सुमित, मैंने जब भी पढ़ा है, और मैं वैसे तारीफ़ बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैंने जब भी पढ़ा है आप बहुत रिसर्च करके और बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश करते हैं। और साथ में ये भी कि चैनल के ऊपर भी जब मैंने जो फेसबुक के ऊपर आपका देखा है तो उसमें भी एक वो अलग है, वो प्रोफेशनलिज्म की झलक नज़र आती है। ये कहाँ से ये सारी चीज़ें मिली? कहीं से विरासत में मिली हैं? विरासत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड में देखें तो कोई भी इस फील्ड में दूर दूर तक एसोसिएटेड नहीं था। जब स्टडीज़ चल रही थी 11th-12th में तभी से एक हल्का सा पैशन था। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली एक अंकल के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म मिला यहाँ लोकल जो हमारा टीवी नेटवर्क है राइट चैनल, वहाँ बस वहीं से एक सफ़र की शुरुआत हुई। फिर जाकिर मलिक बलेसी जो हैं बड़े फेमस, उनका आशीर्वाद रहा, वो मेरे गाइड भी थे, मेंटर भी रहे। उसके बाद फिरदौस टाक सर जब वो ग्रेटर जो आजकल पीडीपी में, वो हमारे जम्मू में जो हमारा जीके का ऑफिस है वहाँ रेजिडेंट एडिटर थे, उन्होंने बड़ा एक एज अ गाइड अपना रोल पॉलिश करने बड़े बहुत अच्छे से। और उसके अलावा रहमतुल्लाह रोनियाल सर उस्मा से, बिल्कुल इसी तरह काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने पूरे तरीके से मुझे जहाँ पे भी उनको कमी नज़र आती थी डांटा, वेल विशर के तौर पर सजेस्ट किया। और अगर आपको लगा कि मैं तारीफ़ के लायक हूँ तो इन सब लोगों की वजह से, और हल्की सी मेहनत, और मेहनत ज़्यादा इसलिए क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन को लेकर एक पैशन है जो अभी भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमित, मुझे ये बताइए कि राजौरी में डीडीसी के इंतखाबात में, इन चुनाव में लगभग सभी दिग्गज उतर आए हैं, क्या वजह, सारे दिग्गजों को उतरने की ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअल में ये डीडीसी इलेक्शंस जो हैं ये एक सरप्राइज़ सबके लिए आया, जो मेरा पर्सनल व्यू भी है और जो मैंने काफ़ी पॉलिटिशियन से बात भी की। सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जो बीडीसीज बने थे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, उसके बाद डीडीसीज बनने थे जो पंचायती राज एक्ट था उसके तहत, और उसमें यही था कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ के प्रेसिडेंट्स हैं, उसके अलावा जो बीडीसी चेयरमैन है और एमएलएज और एमपीज बैठेंगे एक दिन और बैठ के एक जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट करके एक चेयरमैन बना देंगे। सडनली आप भी जानते हैं एक दिन रात को 11:30 बजे अचानक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, रात को मुझे अभी भी याद है 11:32 पे, कि हमने पंचायती राज एक्ट को अमेंड कर दिया। और उसमें डीडीसी कैसे बनेगा वो पूरे तरीके से चेंज किया गया, और चेंज ऐसा किया गया कि वो बिल्कुल एमएलए लेवल के इलेक्शंस का प्रोसेस है, इलेक्टोरल रोल का, और सभी तो सभी सरप्राइज थे। अब मैं आपको बताऊं जो आपका मेन सवाल कि यहाँ दिग्गज क्यों उतरे हैं, असल में इन दिग्गजों को ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो हमारी बीजेपी हेडेड सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अब एमएलए के इलेक्शन काफी सालों तक यहाँ नहीं करवाएगी। आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड किसी भी सीनियर पॉलिटिशियन को पूछे कि आप डीडीसी इलेक्शन में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं जबकि आप एमएलए, मिनिस्टर या एमपी का कैलिबर रखते हैं, तो आप ये छोटे इलेक्शंस में क्यों उतर आए, तो उनका यही मानना है कि हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट शायद लेजिस्लेचर को यहाँ कायम नहीं करेगी, एमएलए इलेक्शंस काफ़ी सालों तक नहीं होने वाले। इसी के सहारे अब गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ का आगे चलाना है, तो हम पॉलिटिशियंस हैं, तो इसलिए हमें यहाँ उतरना पड़ा और मजबूरी थी। और गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक भी आप इसको कह सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे जाए या नेगेटिव साइड पे, कि उन्होंने
जो एक पूरा पॉलिटिकल यहाँ का टेबल था उसको टर्न अराउंड करके एक इस तरीके से पेश कर दिया कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोटे एक पंचायत लेवल के इलेक्शन में उतरना पड़ गया है। पीएजीडी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उन्होंने कहा था कि भाई जब तक झंडा नहीं मिलता, जब तक हमारी पहचान वापस नहीं मिलती, तब तक हम इंतखाबात में, तब तक हम किसी चुनावी प्रक्रिया में या किसी भी इस तरह के प्रोसेस में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। अब हिस्सेदार हो गए हैं। ये भी एक सरप्राइज है, हालांकि वो उस पर पीएजीडी के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कमेंट दिए गए कि क्यों वो उतरे या जो भी है, लेकिन एक सरप्राइज है। लेकिन उससे बड़ी बात जो बड़ी एक हैरान कुन बात है जिसको लेकर मैंने एक स्टोरी भी की है कि पीएजीडी का एक्चुअल में जो क्लेम मास लेवल पे ये कर रहे हैं वैसा क्लेम इतना ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मैं उसकी आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। हमारी मंजाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं शबीर अहमद खान, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका इमीडिएट जो कंटेस्टेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शफायत अहमद खान है। मतलब आप ये मान के चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दोनों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जो किसी भी एतबार से पीएजीडी का जो क्लेम था उसके हिसाब से फिट नहीं बैठता। इसके अलावा पीएजीडी की हम मोगला कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। मोगला कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट अलग है, पीडीपी का कैंडिडेट अलग है, कांग्रेस का कैंडिडेट अलग है। ठीक, अगर कांग्रेस के रविंदर शर्मा जो चीफ स्पोक्समैन है उनकी स्टेटमेंट हम देखें, उन्होंने ये कहा कि हम हर जगह सीट शेयरिंग नहीं कर रहे, जहां पे हमें लगता है वही की जा रही है। लेकिन एटलीस्ट एनसी और पीडीपी का तो सीट शेयरिंग का एक क्लेम बनता है और किया जा रहा है। लेकिन मोगला कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल पीएजीडी के क्लेम को कहीं ना कहीं फ्यूज करती है। हम मान के चलते ठीक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं सीट शेयरिंग हुई। अब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की अगर आप बात करें स्पेशली पुंछ में, आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनसी पीडीपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ या तो ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली कैंडिडेट खड़े करते हुए, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं वो खड़े करते हुए नजर आती है। तो पीएजीडी का क्लेम कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल तक उतना अच्छे से मेरी नजर में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसके रेफरेंस मैंने आपको अच्छे से दे दिया। सुमित, भारतीय जनता पार्टी इसे गुपकार गैंग कह रही है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि रजौरी में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को बड़े ढके छुपे तरीके से समर्थन दे रहे हैं। देखिए, पहले तो जो बीजेपी का एक क्लेम है पर्सनल, आपके सवाल का मैं पर्सनल लेवल पे जवाब दूंगा। पॉलिटिशियंस को जो कि नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज, नेशनल के इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हैं, उन्हें एटलीस्ट गैंग के नाम से पुकारना वो शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। एक सेकुलर सोसाइटी, हम कह सकते हैं एक वेल माइंडेड सोसाइटी में, फिर भी चलो अपनी उनकी लैंग्वेज है, उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। एटलीस्ट मैं उसको गैंग के नाम से नहीं पुकार सकता, बट एटलीस्ट ये बात ज़रूर है कि बीजेपी का भी मतलब मैं आपको एक ग्राउंड लेवल की पोजीशन बताऊं, पब्लिक बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा अनॉयड है। आप इवन वो लोग जो बीजेपी के वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि क्या हमें बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं, जिसकी एग्जांपल रजौरी से ज़्यादा आपको जम्मू में मिलेगी। क्योंकि 4G रेस्टोरेशन की बात हो, स्टेटहुड की डिमांड की बात हो, जितनी भी और डिमांड्स हैं, स्पेशली ये जो 2 रिक्रूटमेंट लिस्ट आई, J&K बैंक की रिक्रूटमेंट लिस्ट क्वैश कर दी गई, उसके बाद फायर सर्विस, तो उस पर जितनी कंट्रोवर्सी बनी वो कंट्रोवर्सी रजौरी में भी है। और रजौरी में भी बीजेपी का वो अब फुटफॉल नहीं रहा जो पहले था। और आज की डेट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स का सडनली वो पैराशूट कैंडिडेट्स ड्रॉप कर दिए बीजेपी ने यहाँ डीडीसी इलेक्शंस में, जिसकी वजह से बीजेपी के काडर के अंदरूनी लेवल पे भी जो है वो काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए हैं। और उसके अलावा बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी वेव का भी काफी ज्यादा शिकार है। रजौरी के कुछ बड़े वादे, रेलवे लाइन का वादा हो, 4 लेन हाईवे का वादा हो, इस तरह के कुछ बड़े वादे जो किए गए थे 2013-14 जो इलेक्शन थे, 2014 लोकसभा इलेक्शंस में, वो पूरे नहीं हो पाए। उसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव काफी ज्यादा है। पीएजीडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये सभी लोग रजौरी के चुनाव में उतरे हैं। सुमित, आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है कि जो इंडिपेंडेंट उतरे हैं वो किस हद तक इनकी इस गेम को खराब कर सकते हैं, और क्या ये संभव हो पाएगा इन पार्टीज के लिए कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में इनका चेयरपर्सन हो? आपकी अपनी रीडिंग क्या है इस सारे? मेरे एस्टिमेट के मुताबिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एटलीस्ट रजौरी डिस्ट्रिक्ट में 50% कैंडिडेट्स इस बार इंडिपेंडेंट जो हैं वो जीत के डीडीसी इलेक्शंस में सामने आएंगे। इसका मतलब 370 और 35 से कोई ट्रैक्शन नहीं है उसका? कोई ट्रैक्शन नहीं है, यानी लोगों को समझ आ गया है कि ये वादा है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या ये पीएजीडी के लोगों में जाके बात करते हैं कि आप हमें वोट दो, हम आपको 370 वापस ला के देंगे, तो उनका ये कहना है कि जब 370 वापस लाना था वो पार्लियामेंट्री लेवल पे वापस लाना था, तब तो आप कुछ कर नहीं पाए, आप ये स्मॉल स्केल डीडीसी इलेक्शंस के मेंबर्स के थ्रू आप 370 कैसे वापस लाएंगे? फिर जब बीजेपी जाके 370 का क्लेम करती है कि हमने 370 तोड़ा,
तो लोगों का ये आगे से जवाब रहता है कि आपने 370 तोड़े हुए, आज आपको 1 साल 4 महीने हो चुके, आपने आज तक क्या किया, जो हमें सबज बाग दिखाए थे वो कहाँ है कि हम आगे आपकी बात को मान ले। तो 370 पूरी तरह से एक इशू डीडीसी इलेक्शंस में नहीं है। डीडीसी इलेक्शंस का जो इशू है वो बेसिक इश्यूज हैं, जो पब्लिक के एक्चुअल इश्यूज हैं, सड़क, पानी, बिजली। उसके अलावा जो आपने बात की 370 को लेकर, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट दोनों पार्टीज, जो दोनों सेक्शंस हैं, चाहे हम मान के चल, जैसे पीएजीडी का क्लेम है कि हम 370 वापस लाएंगे डीडीसी इलेक्शंस में, हमें वोट दें। बीजेपी कहती है कि आप हमें 370 हमने तोड़ा है, आप हमें वोट दें, हम इसके जो कंसिक्वेंसी, जो पॉजिटिव साइड पे थे, हम उनको लाएंगे। पब्लिक ने दोनों को निगेट कर दिया है। पब्लिक के मुताबिक डीडीसी इलेक्शन से एटलीस्ट 370 नहीं आने वाला, इसलिए है पब्लिक को बड़े अच्छे से समझ है। खानवादे उतरे हैं, बहुत सारे खानदान उतर गए कि भाई विरासत तो हमारी है, ये बटने लगी है, जागीर कोई और ले जाएगा। वही जो मैंने आपको बताया, ये आप फ्यूचर में ये पॉजिटिव स्ट्रोक रहेगा, ये नेगेटिव ये वक्त बताएगा, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक जरूर है कि इन्होंने, जो लोग कह रहे थे कि हम पॉलिटिकल टेबल नहीं आएगा जब तक या तब तक हम, इन्होंने पॉलिटिकल टेबल को पूरी तरह से टर्न कर दिया। और मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े एमपी, मेंबर पार्लियामेंट लेवल का जो वर्थ रखते थे जो पॉलिटिशियन, वो डीडीसी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लोगों का ये आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे जब, वो ये कहते हैं कि अब एटलीस्ट हमें लगता है कि 2-3 साल तक जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस नहीं होने वाले, एमएलए इलेक्शंस नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने इसी डीडीसी के थ्रू अपना जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो पार्टी आपकी राजौरी में आई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ताकतवर राजौरी और पुंछ में जबरदस्त ताकतवर पार्टी थी। क्या वजह है कि पीडीपी ने बड़े कम कैंडिडेट खड़े किए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाए तो उनकी कैंडिडेटों की तादाद ज़्यादा है। दूसरा ये कि कई जगहों पर जो अपनी पार्टी से उम्मीद और तवक्का थी कि अपनी पार्टी में बहुत बड़े दिग्गज जुल्फिकार चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन करते हैं, कमर चौधरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, इतने बड़े बड़े नाम ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप पूरे इस राजौरी पुंछ में सब जगह अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पा रहे। आपने पहला तो सवाल पूछा कि एनसी के कैंडिडेट क्यों ज़्यादा हैं, तो मैंने आपको पहले भी, जैसे मेरा पर्सनल व्यू था, बताया कि पीएजीडी का जो क्लेम है, कहीं ना कहीं इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे क्या है, वो डूबियस या आप कह सकते हैं डाउटफुल जरूर है। सीट शेयरिंग पीडीपी एनसी कांग्रेस के बीच कैसे होती है, वो पार्टी लेवल का उनका इशू है। बट आपके सामने मैंने आपको मोगला की एक एग्जांपल दे दी, जहां ऑफिशियली ये सभी पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उठा लो, आप खुद देखेंगे कुछ ऐसे कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ के आए हैं या लड़ रहे हैं, वो इन पार्टी से एफिलिएटेड है और आज तक उन्हें रेजिग्नेशन नहीं दिया, जो साफ बताता है कि प्रॉक्सी कैंडिडेट। और ये सभी पार्टीज की बात है, ऐसा एक पार्टी की बात, वही म्युनिसिपैलिटी के वक्त में भी इन्होंने कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, बाद में इनके लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा दिए। दूसरा, आपने अपनी पार्टी की बात की, जो अपनी पार्टी का एक टाल क्लेम जिस तरह मैं सुमित इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और जब इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ, तो मुफ्ती साहब के पास दिखाने के लिए 3 भी एक्स एमपी, एक्स एमएलए या एक्स मंत्री नहीं थे। लेकिन अपनी पार्टी ने जिस दिन लॉन्च किया तो दुनिया भर के एमपी थे, दुनिया भर के एमएलए और सब, मतलब लगभग हर एक तरह की क्वालिफिकेशन वाले लोग जो है पार्टी में मौजूद थे। तो इतने बड़े ताकतवर लेवल पर आपकी पार्टी लॉन्च हुई, फिर आप जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, फिर आपकी मुलाकात होम मिनिस्टर से हुई, तो इसका मतलब साफ तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज गया कि भाई ये लोग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको आपने जो है पूरी स्पेस देनी है। जब इतनी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को देने के लिए इशारा कर दिया गया, आप कैंडिडेट खड़े नहीं कर सके और आप पुराने लीडर हैं। फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं राजौरी में जहां अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स, एक तो 3 इनफैक्ट, जो वहां भी सुनने में आ रहा है कि किसी जगह बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, किसी जगह वीक कैंडिडेट खड़ा किया गया है, इस तरह का कुछ है। जैसे बुद्दल में तो अपनी पार्टी का कैंडिडेट स्ट्रांग है, जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक जो फ्रंट रनर्स हैं बुद्दल मेन के, जो प्रॉपर बुद्दल है। एक तो नॉमेनक्लेचर बड़ा अजीब सा रखा गया इस बार डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो समझ भी नहीं आती कि ओल्ड ए ओल्ड बी किस तरह से रखा गया। बहरहाल जो बुद्दल प्रॉपर है वहाँ अपनी पार्टी का कैंडिडेट है। दूसरा, हम ये तो जानते हैं, एक ओपन सीक्रेट है कि जो काला कोटरंका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसको हम दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं, वहाँ जुल्फिकार चौधरी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, पीडीपी छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी, उनका अच्छा होल्ड है, उनके कैंडिडेट्स वहाँ हैं। अब राजौरी में चौधरी पीडी से क्यों भाग गए वो? पीडी से हमें एक्सपेक्टेड था कि पीडी से बड़े ताकतवर, पीडी से हमें एक्सपेक्टेड था कि अपनी पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतरेगा। हमें यह भी एक्सपेक्टेड था कि शायद फॉर्मर मिनिस्टर खुद उतर सकते हैं, लेकिन उसके चांस थोड़े कम लगते थे। बट ये था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतरेगा, क्योंकि मतलब ये साफ है कि होम कॉन्स्टिट्यूएंसी जावेद चौधरी ने कोई जमीन तो वहां तैयार कर ली है। जावेद चौधरी जो बीडीसी के वहाँ हैं, आप ये एक चीज़ तो मान के चलें कि जावेद चौधरी एक पॉलिटिकल फैमिली से एटलीस्ट उनका ताल्लुक नहीं है। उनके
जो ग्रैंडफादर थे वो पॉलिटिशियन थे, उनके अंकल पॉलिटिशियन थे, बट एटलीस्ट उनके जो फादर की फैमिली थी उनमें से कोई नहीं पॉलिटिशियन नहीं था। फिर भी वो पहले सरपंच इलेक्शन इंडिपेंडेंट के तौर पे ही आए, हालांकि वो इंडिपेंडेंट भी हुए थे, बट फिर भी वो आए, उसमें उन्होंने जीत हासिल की। फिर बीडीसी उन्होंने इंडिपेंडेंट में जीत हासिल की, जबकि कंपटीशन था। अब वो डीडीसी में अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, जीत हार तो वो वक्त बताएगा, बट है कि जो आपके पास जमीन तैयार की। आखिर में एज ए पत्रकार अफसोस होता है थोड़ा सा कि हम परिवारवाद की बात 24 घंटे सुनते रहते हैं, अलग अलग पार्टियां कहते हैं परिवारवाद नहीं चलने देंगे, अब ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं चीज़ों को, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि सारे परिवार उतर आए हैं और सभी परिवारों को संरक्षण भी दिया जा रहा है, उनको पूरी मदद भी करी जा रही है, उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। तो फिर हम कहाँ हैं परिवारवाद? पुंछ में जो महेंद्र सब डिवीजन है वहाँ टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 5 में से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीनियर पॉलिटिशियन के जो घर से लोग हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुरनकोट में भी आपने देख लिया, फॉर्मर लेजिस्लेटर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पुंछ में भी यही, एजाज जान साहब ने अपनी माताजी को खड़ा कर दिया, शहनाज गनाई खड़ी हो गई, हर जगह यही है। राजौरी में भी, राजौरी में थोड़ा सा कम है ये जरूर, क्योंकि राजौरी में काफ़ी जगहों पे इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस भी उतरे हैं, जो इंडिपेंडेंट एक आम तौर पे लोग थे। जैसे मैं आपको बताऊं, एक अली चौधरी नाम का एक यंग सरपंच है यहाँ, जो थन्ना मंडी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी से। वो सरपंच इलेक्शन, वो हम क्लासमेट रहे हैं, तो वो सरपंच इलेक्शन जीते अपने दम पे। तो कई सारे पत्रकार भी उतर आए हैं, दुख नहीं होता? हमें उतरना चाहिए, डेमोक्रेसी है जो पत्रकारों को नहीं, हमें उतरने का जहां तक सवाल है तो वो वक्त कई ऐसे लोग भी उतरे हैं जिनकी फेसबुक वॉल के ऊपर 370 के हटने के बाद मैं अक्सर पढ़ा करता था, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती से, इनकलाब आएगा फलां से। वो लोग सब जो है डीडीसी के चुनाव में उतरे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये खुशाइन बात है कि जिनका कल तक यकीन आज़ादी में था, जो कल तक ये कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर का मसला जो है पाकिस्तान के साथ जब तक बातचीत नहीं होगी, हल नहीं होगा, हम तब तक ये नहीं करेंगे, वो नहीं, सब डीडीसी के चुनाव नहीं। ऐसे उस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बट ये तो है कि जो मैंने बार बार कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि उनने जो पूरा, जिसको हम हिंदी में संवीकरण कहते हैं, संवीकरण ही बदल दिया यहाँ सियासत का, और पूरी तरह से उलट फेर कर दिया। एक आम आदमी जो किसी भी तरह की पॉलिटिकल फुटिंग नहीं रखता है, जो मुझे नहीं लगता वो 10-15 वोट भी लेके आएगा, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। और सीनियर से भी सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं वो इलेक्शन में उतर आए हैं, जो एटलीस्ट पार्लियामेंट में बैठने की हैसियत रखते हैं, वो भी वही इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संवीकरण बदले गए हैं पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि मैंने जब आपसे सुमित का तारुफ कराया था, मैंने पहले ही कहा था कि राजौरी पुंछ की जो सियासत है, यहाँ का समाज जो है और सियासत में चल क्या रहा है, समाज में क्या चल रहा है, उस पर इनकी बिल्कुल निगाह बनी हुई है। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि राजौरी पुंछ की सियासत में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कहाँ पर खड़ा है, और बलशाली नई पार्टी जिसे केंद्र सरकार का कहा जाता है कि समर्थन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहाँ पर है। डीडीसी के इंतखाबात के नतीजे राजौरी पुंछ में बड़े हैरानकुन होने वाले हैं। आप नज़र बनाए रखिएगा। और सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।